हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज से हम मेरा जो चैनल है यूट्यूब चैनल क्यू लाइफ साइंस, ठीक है। तो क्यू लाइफ साइंस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों ही कंटेंट आपको दिए जाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री आपको कोई और पढ़ाएगा, लेकिन जो अभी पढ़ा भी रहा है। और जो बायोलॉजी का मैक्सिमम कंटेंट है वो मैं आपको डिलीवर करूंगी, ठीक है। यानी कि बायोलॉजी में कुछ भी लाइफ साइंस से रिलेटेड, चाहे बॉटनी हो चाहे जूलॉजी हो, बॉटनी से रिलेटेड चाहे वो एनाटॉमी हो, मॉर्फोलॉजी हो या फिर प्लांट फिजियो हो, वो सब मैं बताऊंगी आपको। और जूलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड, सेल बायोलॉजी से रिलेटेड और इकोलॉजी, इवोल्यूशन, जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ कंटेंट जो है, सारा कंटेंट मैं डिलीवर करूंगी आपको। लाइफ साइंस यानी कि अगर आपको सीएसआर नेट के लिए क्वालिफाइड करना है तो आपको ये तीनों, मतलब ये जो पॉइंट है जो मैं आपको बता रही हूँ कि बायोलॉजी के जो बॉटनी का, जूलॉजी का सेक्शन है, जिसमें सेल बायोलॉजी हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, या फिर आपका प्लांट फिजियो हो गया, डेवलपमेंट बायोलॉजी हो गया, या फिर जेनेटिक्स हो गया, इकोलॉजी, इवोल्यूशन हो गया। तो ये सारा जितना भी कंटेंट है ये आपको प्रिपेयर करके अच्छे से जाना होता है, तभी जाके आप जो सी एस आर नेट एग्जाम है उसके लिए क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। सी एस आर नेट एग्जाम में 200 क्वेश्चन, 200 का क्वेश्चन 200 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। और उसमें से आपको अगर जेआरएफ के लिए आपको जेआरएफ एलिजिबल चाहिए, यानी कि जेआरएफ आपको क्लियर करना है, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 110 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए होते हैं फॉर, मैं ये बात बता रही हूँ जनरल कैटेगरी की, ठीक है। तो कैसे आप वहां तक पहुंच सकते हो विदाउट प्रैक्टिस? तो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई भी पहुंच सकता है। हाँ, कोई हो सकता है किसी का लक काम कर जाए तो वो भी 1% हो सकता है, लेकिन 99% आपका पूरा जो मेहनत है, आपकी जितनी भी जो फोकस है, वो वहां पे मैटर करता है। आप अगर 2 महीने में फोकस होकर स्टडी कर रहे हो और फिर वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये ना सोचते हुए कि मेरा होगा या नहीं होगा, बस आपने फोकस होकर स्टडी किया, कैसे पेपर आता है, कैसे इसको स्टडी किया जाता है, आप थोड़ा सा इस पे अगर काम करते हो तो आप इजीली, एटलीस्ट वहां आपको डर नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले, ठीक है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से हमें डर इसीलिए लगता है कि वो गलत ना हो जाए, और वो डर कब खत्म होता है? जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि अगर जेनेटिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, जेनेटिक्स में पूरा अच्छे से करके जा रही हूँ और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है, तो डेफिनेटली मैं अच्छे, मतलब सही करके आऊंगी। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, यानी कि हर एक क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन हर एक कॉन्सेप्ट पे बैठता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, अगर आप खुद ही रीड करोगे बार 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 बार, या एक या दो ही क्वेश्चन को बार 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 क्वेश्चन को रिपीट करते हुए पढ़ते जाओगे, तो आपको खुद ही क्लियरिटी आएगी। और आप जितना हो सके, अगर मैं बात करूँ, जेनेटिक्स हो गया, इकोलॉजी हो गया, इवोल्यूशन हो गया, या आपका डेवलपमेंट बायोलॉजी हो गया, सेल बायोलॉजी हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, तो इससे रिलेटेड अगर आप रोज क्वेश्चंस करते हो, यानी कि आप 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सबके एक साथ आधा एक घंटा निकाल के भी करते हो, तो आपको वहां डर नहीं लगेगा कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आपका होता है कि अगर मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करा गलत ना हो जाए, तो एटलीस्ट आपको क्वेश्चन देखने से पहले डर नहीं लगे। उसके लिए रोज आपकी प्रैक्टिस जरूरी है। अगर आप 2 महीने में निकालना चाहते हो तो 2 महीने में निकालने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। तभी आप वहां क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे और होपफुली वहां पे क्वेश्चन भी आपके सही। क्लियर? सो आज से मैं आपको बायोलॉजी का जो कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड करूंगी। इकोलॉजी इवोल्यूशन से मैं स्टार्ट करूंगी। इकोलॉजी इवोल्यूशन जो है, मैंने कैंपेल से अपना जो है कंटेंट डिजाइन किया है। तो जो कैंपेल की बुक है बहुत ही अच्छी है इकोलॉजी इवोल्यूशन के लिए। तो अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि हाँ, एक्चुअली कैसे क्वेश्चंस, कैसे एग्जांपल्स है इसमें, तो कैसे पूछा जाता है, कैसे एक्सपेरिमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकोलॉजी इवोल्यूशन से, वो मैं आपको थोड़ा सा उसी से लेके कंटेंट आपको यहाँ पे डिलीवर करूंगी। तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी इकोलॉजी इवोल्यूशन का ऐसा नहीं होता कोई एक्सपेरिमेंट आपसे पूछ रहा है और वो पूछ रहा है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जेल रन कर रहा है। जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, तो वहां तो ठीक है, हमें बैंड कुछ भी दे सकता है वो। लेकिन इकोलॉजी इवोल्यूशन में ये बात है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इकोलॉजी इवोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे तो इससे पहले थोड़ा सा जानते हैं इकोलॉजी होती क्या है। इकोलॉजी की बात करें तो
तो इकोलॉजी में इको मीन्स सिस्टम है, इको मीन्स व्हाट, इन्वायरमेंट, लॉजी मीन्स स्टडी, तो स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट इज नोन एज इकोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको बच्चों, इकोलॉजी बोलते हैं। यानी कि आपकी कहीं इन्वायरमेंट के साथ में स्टडी अगर देख रहे हो तो इकोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। ये सभी बताते हैं, सभी में एक डेफिनेशन बताते हैं जब आप एमएससी बीएससी पढ़ रहे होते हो। इकोलॉजी क्या होती है, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म और टू द इन्वायरमेंट इज नोन एज इकोलॉजी। याद तो कर लेते हैं, लेकिन इसके रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होता है, वो बहुत जरूरी है बच्चों। क्योंकि इकोलॉजी केवल यही नहीं है कि केवल ऑर्गेनिज्म के साथ ही आप इन्वायरमेंट के साथ स्टडी करा रहे हो। इकोलॉजी बहुत टाइप की होती है, लाइक आप दो तरह की इकोलॉजी आप देख सकते हो। पॉपुलेशन इकोलॉजी होती है, कम्युनिटी इकोलॉजी होती है, ठीक है। दो तरह की इकोलॉजी, पॉपुलेशन और कम्युनिटी। पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होती है, कम्युनिटी इकोलॉजी क्या होती है, हमारे नेक्स्ट क्लासेस में मैं इसको बताऊंगी कि क्या होता है ये कम्युनिटी इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी डिटेल में। आज थोड़ा सा बस पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं कि पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होता है, ठीक है। पॉपुलेशन इकोलॉजी की बात करें, पॉपुलेशन में सिंपल सा है कि कोई ऑर्गेनिज्म है, वो किसी एरिया में रह रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। चाहे वो ह्यूमन स्पीसीज होमोसेपियंस हो, किसी पर्टिकुलर एरिया में है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है, जनसंख्या हिंदी में, ठीक है। अब पॉपुलेशन इकोलॉजी बता दी, यानी कि हमारा जो ह्यूमन बीइंग है वो कैसे इन्वायरमेंट के साथ में एक्चुअली इंटरेक्ट हो रहा है, कैसे अफेक्ट हो रहा है, उस स्टडी को बोला जाता है पॉपुलेशन इकोलॉजी। क्लियर। जैसे मैंने यहाँ पे कोई एग्जांपल लिया है कैम्पबेल का ही कि बताया है उसमें कि एक टर्टल है, कछुआ, तो एक पॉन्ड में है बेचारा, आराम से कई सालों से रहता है। कछुआ आपको पता भी होगा बहुत सालों तक जिंदा रहता है, ठीक है, ठीक है, 200 साल उसकी उम्र रहती ही एटलीस्ट। तो आराम से बैठा है और कछुआ एक टर्टल और जो पॉन्ड है उसमें आराम से है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे ही उसकी पॉपुलेशन आराम से एक ही पर्टिकुलर स्पीसीज, याद रखना पॉपुलेशन का मतलब होता है कि पर्टिकुलर स्पीसीज प्रेजेंट है एक पॉन्ड में या एक एरिया में, ठीक है, उसे हम पॉपुलेशन बोलते हैं। तो एक टर्टल की कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज है, वहां रह रही है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उस कछुआ, जो छोटे कछुए थे, उनसे भी बड़े कछुए आ गए, यानी कि बड़े कछुए आके उनको क्या करने लगे, अटैक करने लगे। तो बेचारे को वहां से जाना ही पड़ा, ठीक है। और यह हो सकता है कि वो जो टर्टल है यहाँ से चले गए, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट उसको आ रही थी, उसको लाइट नहीं चाहिए थी, टेम्परेचर या हो सकता है हाई हो गया हो, तो इसीलिए जो टर्टल है यहाँ से माइग्रेट हो गए, ठीक है। तो क्या पॉपुलेशन की साइज पर इफेक्ट पड़ा, तो यही है पॉपुलेशन इकोलॉजी। क्या है कि कैसे एक पॉपुलेशन इन्वायरमेंट के साथ में रिएक्शन करके, इंटरेक्ट करके, उसकी साइज पे, उसके माइग्रेशन पे या उसकी जो डेंसिटी पे अफेक्ट होता है, दैट इज इंक्लूडेड इन पॉपुलेशन इकोलॉजी। क्लियर। सो अगर मैं बात करूं टर्टल की, तो चलो ये माइग्रेट हो गए, तो यानी कि पॉपुलेशन में माइग्रेशन भी आता है। और क्या हो सकते हैं, यानी कि पॉपुलेशन इकोलॉजी में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं और कैसे एक्चुअल में पॉपुलेशन जो है अफेक्ट करती है इन्वायरमेंट के साथ में, ये हम इकोलॉजी रिलेशन पूरा इकोलॉजी वाला पार्ट में पॉपुलेशन का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आज बस इतना जानो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ह्यूमन बींग्स की आपको पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो क्या आप कैलकुलेट कर लोगे, हाँ, ह्यूमंस को काउंट करके हम जनसंख्या वगैरह तो निकालते ही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं या किसी ट्री की, आपको ये पर्टिकुलर ट्री है, उसके आपको जो नंबर है उसको काउंट करना है, तो आराम से आप किसी पर्टिकुलर एरिया में ट्री है, उसके नंबर को काउंट करना है, तो आप आराम से पता लगा सकते हो। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कभी मछली पालन का नाम सुना होगा, पिसीकल्चर, ठीक है। पिसीकल्चर में लोग क्या करते हैं, बंदरगाह जो होते हैं ना इलाके जहाँ पे पिसीकल्चर करते हैं लोग, तो ये मछली को कैसे पकड़ते हैं, कैसे एक्चुअली इनको पता होता है कि हाँ ये वही मछली है जिसको हमने मार्क करके रखा था, कैसे ये साइज को कैलकुलेट करते हैं कि हाँ ये एक्चुअल में इतनी थी पहले, अब इतनी इतनी हो गई। तो क्या करते हैं बच्चों, ये फिश नेट, एक फिश नेट रहता है, ठीक है, उसको पॉन्ड में, तालाब में डालते हैं, उसके बाद जितनी मछलियां आ गई वो कैप्चर करते हैं फर्स्ट बार, ठीक है। पहली बार में मान लो उसको 100, उसको फर्स्ट टाइम 100 मान लो उसको काउंटेबल मिला, ठीक है, तो 100 उन्होंने मार्क करके रखी, ठीक है, मार्क करके वापस से उन्होंने तालाब में छोड़ दिया, डन। तालाब में छोड़ने के बाद कुछ दिन बाद,
ठीक है, देखा कि क्या मेरा जो कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, भाग्य हो सकता है कि वही मछली निकलती है या निकलती, यानी कि 100 की 100 मछली निकलती है या नहीं निकलती, देखते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने मार्क करके रखा था तो होप सो कि वो निकल भी जाए। ठीक है, क्या लेकिन 100 की 100 निकलेगी? तो वही उन्होंने देखा। तो अगेन उन्होंने कुछ दिनों बाद वापस से उन्होंने फिश नेट वापस से तालाब में डाला और देखा वापस से निकालते हुए, तो उनको अब जो मछली का काउंट मिला बच्चों को 50 मिला। कितना मिला? 50। और 50 में से उन्होंने क्या देखा कि 8 जो मछलियां थी, उन मछलियों को मैंने जो फर्स्ट टाइम जब मैंने सैंपल कलेक्ट किया था वही मार्क थे। ठीक है, यानी कि तो उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया कि एक्चुअली फिश जो तालाब है, ये तालाब है, इसमें कितनी मछलियां हो सकती है, तो उसने पॉपुलेशन साइज को कैसे कैलकुलेट किया। तो ये किसी फिशरमैन को तो पता नहीं लगेगा कि एक्चुअली कैसे कैलकुलेट किया। तो हमारे साइंटिस्ट लोग पहुंच जाते हैं जब भी उनको कैलकुलेशन वगैरह करनी होती है। ठीक है, तो वो कुछ मेथड अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये काम तो सदियों से चलता आ रहा है, लेकिन जब साइंटिस्ट आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो थोड़ा वो अपना दिमाग लगाते हैं। क्या लगाते हैं दिमाग? वो बोलते हैं मार्क रिकैप्चर मेथड। क्या बोलते हैं इसको? मार्क रिकैप्चर मेथड। यानी कि पहले टाइम फर्स्ट टाइम उन्होंने जो मार्क किया, तो उन्होंने कैसे पॉपुलेशन साइज को कैलकुलेट किया बच्चों? पॉपुलेशन साइज कैलकुलेटेड बाय फर्स्ट टाइम मार्क इनटू सेकंड टाइम जो सैंपल कलेक्ट किया वो डिवाइड बाय, और सेकंड टाइम उनको कितना मिला, यानी कि 100। फर्स्ट टाइम उन्होंने 100 कैलकुलेट किया, उसके बाद सेकंड टाइम उनको 50 मिला, एंड डिवाइड बाय कि सेकंड टाइम उनको कितने मार्क मिले हैं। तो 100 इंटू 50 डिवाइड बाय 8, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं, आपको मान लो मछली का साइज कैलकुलेट करना है कि तालाब में कितनी है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप जाओगे फिश नेट लेके और मान लो आपने 50 मछली एक साथ निकाल ली और उसको मार्क करके रखा, वापस से तालाब में छोड़ दिया। फिर 2-3 दिन बाद गए और 2-3 दिन बाद जाके आपने वापस से फिश नेट लिया, अगेन उस तालाब में डाला, तो आपको कितने मछली मार्क मिली? 2 ही मछली मार्क मिली। ठीक है, तो आप पॉपुलेशन साइज कैसे कैलकुलेट करोगे? 2 ही मछली मार्क मिली सेकेंड टाइम, और कितने आपने निकाले? 10 निकाले। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? 50 जो फर्स्ट सैंपल मार्क था वो, इनटू सेकेंड टाइम कितनी टोटल मछली निकाली आपने? 10 डिवाइड बाय कितने मार्क मिले सेकेंड टाइम आपको, वो करोगे। यानी कि 2 आपको मार्क मिले हैं सेकेंड टाइम, यानी कि दूसरी बार मुझे 2 ही मार्क मिले, उसको आप डिवाइड करोगे तो आपको पॉपुलेशन साइज, यानी कि उस मछली की, उस फिश की आपको पॉपुलेशन साइज तालाब में पता लग जाएगी। अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो ये आप पर है, और जाइए और एक्सपेरिमेंट को करो। ठीक है, पॉपुलेशन इकोलॉजी का ये तो अभी एक छोटा ही फैक्टर है, और ये जो हम कहते हैं कि किसी पॉपुलेशन का किसी एरिया में हम कुछ फाइंड आउट कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको? डेंसिटी, कि उसमें उस स्पीसीज की कितनी डेंसिटी प्रेजेंट है। ठीक है, यानी इस पर्टिकुलर एरिया में, उसे हम कहते हैं डेंसिटी। क्लियर? सो आज मैं केवल इतना ही आपको इकोलॉजी से रिलेटेड कुछ बातें बताई। आई होप अब आपको नया जो है इसका डिटेल जो होती है पॉपुलेशन में क्या क्या इंक्लूड है और कैसे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं CSIR नेट में, वो मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट क्लासेस में आपको डिलीवर करती जाऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।